नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस जो द हिंदू और दैनिक जागरण का जो न्यूज़ एनालिसिस है। ये एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। ये क्योंकि ये 7 तारीख है, क्योंकि कल का जो न्यूज़पेपर है उससे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसके हमने क्वेश्चन बनाए हैं और उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है ताकि उन्हें जो आपने कल पढ़ा है वो आपका आज रिवाइज हो जाए, क्योंकि यूपीएससी के लिए रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जितना भी आप पढ़ते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांस उतने ही अधिक होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पहली जो न्यूज़ थी हमारी कल, वह थी उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़े अंतर से जीतने की थी, ठीक है। तो हमारे जो अगले उपराष्ट्रपति है उनका जो चुनाव हुआ था, जिसके अंदर उनको 200 यानी 725 वोट पड़े थे, ठीक है। 725 वोट में यानी 725 में उनको 528 वोट पड़े थे और वह 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। जो राजस्थान के वह दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। जो पहले थे उनका नाम क्या था? भैरव सिंह शेखावत था उनका नाम, ठीक है। तो ये कहाँ से है? राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। जो अपने यानी अगले उपराष्ट्रपति हैं। और अभी कौन है? हमारे वेंकैया नायडू जी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भी? उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा डी, ठीक है। यानी ये तीनों ही ऐसे हैं जो इसके अंदर यानी जो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भाग लेते हैं। जबकि जो राज्यसभा के राज्य विधानसभा के सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा? 1, 2 और 3, ठीक है। ये थोड़ा सा बस यही दे रखा भी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, एकल संक्रमणीय मत यानी एकल संक्रमणीय मत यानी एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है का अनुपातिक प्रतिनिधि, यानी उसके जितने भी सदस्य होंगे उनके अनुपात में उनका वोट डाल दिया जाएगा के आधार पर मतदान के माध्यम से करते हैं। और यह मतदान गोपनीय होता है और राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बाद राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगली जो न्यूज़ थी वह थी हमारी जो श्रीलंका का जो पोर्ट है हम्बनटोटा, उसके अंदर जो चीन का एक जो जहाज था जिसका नाम था युआन वांग फाइन, जो कि एक यानी जासूसी यानी वाहन था, तो यानी पोत था, तो उसको हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने से उन्हें रोक लगाती है। और ये किस वजह से हुआ? ये भारत के दबाव की वजह से हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है भी जो भारत की जो कूटनीतिक पावर है या जो शक्ति है वह कैसे बढ़ रही है, ठीक है। और अभी हमने श्रीलंका के जो आर्थिक संकट आया था उसमें उनकी काफ़ी मदद की थी, ठीक है। तो हमारी जो जो हम कहते हैं ना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो उसका भी ये काफ़ी बड़ा उदाहरण है। आप मेंस के आंसर में ये कोट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक ये थी जो रूस की मकोया नदी पर एक नौका दौड़ हुई है। और हमें पता है जो मकोया नदी है इसी के अंदर जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसका भी इस नदी के दो नदियाँ हैं, जिस भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मकोया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये अभी निम्नलिखित को सही कोट कीजिए। तो कोट क्या है? हम्बनटोटा क्या जापान का है? जो अभी अभी देखा है जो हम्बनटोटा है वह कहाँ का है? श्रीलंका है। तो पहला कथन गलत हो जाता है, तो ये गया और ये गया, ठीक है। दूसरा पूछा है उड़ीसा तट जो कि यूक्रेन से, यह भी काफ़ी चर्चा में था, जो कि यूक्रेन अभी या इसी तट से जो अपने जो पहले जो अनाज का जो जहाज था वह रवाना किया था, ठीक है। जो मुनरो पोर्ट ये क्या श्रीलंका से? ये भी गलत है। ये किससे? जापान से है, ठीक है। तो ये दोनों को एक्सचेंज किया गया। और दूसरा पूछा मकोयो नदी अभी देखिए कहाँ से? रूस से। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कौन से नहीं है हमारे? 1 और 3। 1 और 3 कौन से के अंदर है हमारे? सॉरी 1, हाँ, कौन सा सही नहीं है? 1 और 3 ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया, तो चलो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। बाकी सही कौन से नहीं है हमारे? 1 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे अगला क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किया है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह सेना का नया अस्त्र बना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के दौर में कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे हम गूगल वगैरह पे कुछ सर्च करते हैं या कोई भी ऐड होती है तो वह बार बार हमें, तो अगर कुछ भी करते हैं तो वह वही ऐड हमें दिखाई देती है जिसे हमने पहले सर्च किया है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। ऐसे ही और उच्च लेवल पर जो बढ़ती जा रही है आर्टिफिशियल, उसी के बारे में जो सेना के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा गया है या उसका प्रशिक्षण एक प्रकार से किया गया है। भी इंटरनेट मीडिया किस प्रकार से माध्यम हो सकती है, ठीक है। तो ये बस इसी प्रकार से किया गया है। तो उसका जो आंसर है वह क्या कहता है? ये जो क्वेश्चन क्या है? यह एक कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। इसमें इसके जनक कौन है? जॉन मैकार्थी थे। और यह मशीनों को सोचने, समझने, सीखने और समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संरचनात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है, ठीक है। तो ये पूछा गया भी ये जो निम्नलिखित कथन है ये किस से
यानी किस विज्ञान की किस शाखा से प्रतिबंधित है? क्या ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित है? क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे यूपीएससी कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या ये उपग्रह प्रणाली है या सुपर कंप्यूटर है या फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? तो अभी हमने देखा है जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसका आंसर हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, भी मशीन को जो पूरा व्यवहार होता है उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। जैसे हम जो किसी प्रकार का जो पहले का कोई व्यवहार करते हैं उसके आधार पर हमारे आगामी निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। जबकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या होगा, अभी जो मशीनों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मोबाइल, आपके मोबाइल के साथ आपके घर के दरवाजे होंगे, आपके कपड़े होंगे, आपकी गाड़ियाँ होंगी, तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी एक सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो मशीनें होती हैं उनके व्यवहार को यानी जो ऑटोमेटिक यानी स्वतः कर दिया जाता है, भी वह हमारे पूर्व निर्णय के अनुसार ये सोच लेते हैं भी इनको अभी जिनको जो इनको इस चीज़ की आवश्यकता है मनुष्य को, ठीक है। तो ये हमारे जो रिकॉर्ड है उसको रखती है, ठीक है। तो ये बस यही दे रखा है भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान की एक शाखा है जो कि कंप्यूटर से इंसानों के व्यवहार की धारणा का पर आधारित होते हैं। इसके जनक कौन थे? जॉन मैकार्थी थे, ठीक है, मैकार्थी। तो यह मशीनों को सोचने, समझने, सीखने और कोई भी निर्णय लेने जैसी संरचनात्मक क्षमताओं को सूचित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शोध करता शुरुआत कब हुई थी? यानी 1950 के दशक में हुई थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतर कौन सा है? कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता है, ठीक है। यानी अब जो मानसिकता है उसको हमें कृत्रिम रूप से विकसित कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बस यही दे रखा है इसके बारे में भी। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम और रोबोटिक सिस्टम तैयार किए जाते हैं, यानी जो रोबोट होता है वह इंसान की तरह कार्य करता है, ठीक है। रोबोट के अंदर सभी जो मशीनें होती हैं वही आती हैं, ठीक है, वही रोबोट्स होते हैं। जबकि उसके अंदर जिन मशीनों के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया जाता है तो उनको हम रोबोट बोल देते हैं, ठीक है। और इन्हीं तर्कों के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा जो मानव मस्तिष्क कार्य करता है उसी प्रकार से इनको कार्य किया जाता है, ठीक है। ये मस्तिष्क सिद्धांत थ्योरी है या सीमित स्मृति है, ये सर आत्म चेतन, ये सभी इन्हीं के धारणा है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है वह हमारी किस लिए थी? जो बिजली संशोधन विधेयक का सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है। तो हमारे लिए बिजली संशोधन विधेयक था, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, जबकि हमारे जो विद्युत है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी ये विधेयक आया है, इसके अंदर निजी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही गई है। तो अभी ये विधेयक है, इस पर काफ़ी और चर्चा होगी, इसके बारे में कोई और भी क्वेश्चन आएंगे ताकि हम विद्युत को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि विद्युत जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहला कथन है वह गलत हो जाए, क्योंकि जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जैसे विद्युत मोटर को हम विद्युत देते हैं, ठीक है, तो वह घूमकर हमें एक प्रकार से फिजिकल रूप में कार्य करती है, ठीक है, यानी वह रोटेट करके। जबकि जनरेटर को क्या करते हैं हम? इसको हम जब रोटेट करते हैं तो हमें इससे विद्युत मिलती है, ठीक है। तो इनका ये रिवर्स हो गया, इसमें भी यानी इसका इनका कार्य एक दूसरे का क्या क्या विपरीत है। तो पहला दे रखा है तो ये इसका विपरीत दे रखा है, तो पहला कथन हो गया गलत हो गया, ठीक है। दूसरा कहता है विद्युत मशीनों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि वे विशिष्ट धारा मशीन व प्रत्यावर्ती धारा मशीन है। यानी जो विद्युत मशीन है वो उसको हम किस हिसाब से विशिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं, वे किसकी है, ठीक है। तो ये हमारा कथन है सही। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा? केवल और बी, ठीक है। ये थोड़ा सा दे रखा है विद्युत मोटर, यानी ये हमने देखा था वो यानी विद्युत मोटर होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जनरेटर व यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यह एक गतिशील द्वारा घूर्णन रेखाकृत, यानी ये जो यानी घूर्णन के आधार पर, जैसे हमने देखा था, जो रोटेट करके कार्य करती है। मोटर जनरेटर अतिरिक्त ध्रुवा ट्रांसफार्मर ये की तरह तीसरी पीढ़ी की तरह समावेश होता है। या जो ट्रांसफार्मर होता है वह क्या करता है? कभी डीसी करंट को या तो कंट्रोल करता है या डीसी करंट को एसी के अंदर कन्वर्ट करने का भी कार्य करता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कोयल के साथ साथ जो अपना जो विद्युत होता है उसको भी प्योर करता है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई यानी गतिशील खंड नहीं होते, फिर भी यह प्रत्यापी ऊर्जा की वोल्ट पर परिवर्तन होता है। यानी जो हम देखें जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर कोई विद्युत यानी वह घूर्णन थोड़ी करते हैं, मगर फिर भी उनके अंदर जो वोल्ट हो जाए उसमें परिवर्तन करता है। जैसे हमने देखा जो डीसी को ये एसी के अंदर भी कन्वर्ट करता है। जो अभी देखा जाए दृष्टि धारा, जो दृष्टि धारा क्या होती है? जो दृष्टि धारा होती है वह सदैव सीधी रेखा में बहती है और जिसकी ध्रुवीय गति भी नियमित होती है, ठीक है। जो एक दिशा में चलती है उनको क्या कहते हैं? दृष्टि धारा। और इसकी तुलना में जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, ठीक है, ठीक है, जो क्या कहते हैं अपनी ध्रुवीयता को निश्चित करे बदलती रहती है। यानी जो अपना जो जो लाइन है वह यानी जो अपनी जो यानी जो वेग है वह अपना बदलती रहती है, ठीक है। और इन दोनों ही धाराओं का परिणाम निश्चित होता है, यानी जो रिजल्ट मिलेगा हमें दोनों का सेम मिलेगा, ठीक है।
अगला जो न्यूज़ थी वह कैसे थी, जो हमारा एक आज़ादी सेट है, ठीक है, हमने जो आज़ादी की अपनी जो 75वीं वर्षगांठ है इसके आधार पर हमने जो एक जो स्टूडेंटों ने एक जो आज़ादी सेट बनाया है, ये पहले भी न्यूज़ में था, ताकि इसमें हमने काफ़ी अच्छे से जिक्र किया था, जिसके अंदर क्या बनाया जाएगा, एक सेल्फी कैमरा लगाया जाएगा, ट्रांसपोंडर लगाया जाएगा ताकि संसार को पहुँचाया जा सके, और कुछ सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, ठीक है। ऐसा एक यानी छात्रों ने बनाया ताकि विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा सके। ये लगभग 8वीं से 12वीं तक के छात्र हैं, ठीक है। तो इसलिए बाकी एक था, ये अगली न्यूज़ थी, ये कलश यात्रा थी राजस्थान के अंदर। बाकी कलश यात्रा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये यूपीएससी में कभी नहीं पूछी गई है, मगर और ऐसी है जो राजस्थान की जो कला है या राजस्थान से संबंधित कुछ कला है तो उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरुड़ स्तंभ राजस्थान की मूल स्थापत्य कला है। तो जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है क्योंकि ये मूल नहीं है, जबकि इसके अवशेष जरूर हमें राजस्थान के अंदर मिलती है, पर ये ऐसी नहीं, ये कला है वह राजस्थानी उपजी है। गरुड़ स्तंभ क्या होता है, एक प्रकार का ये जो स्तंभ होता है जैसे अशोक के स्तंभ थे, ठीक है, उसी प्रकार से जो प्रकाश है तो हम प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है, और इस पे हम ब्राह्मी लिपि में कुछ जो अभिलेख थे वह लिखे होते थे, ठीक है। तो दूसरा कह रखा है कथन क्या है, इसका मुख्यतः प्रकाश के लिए उपयोग है, यह हमने अभी देख लिया। तो उसका जो दूसरा कथन सही है, पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, 2, यानी कि आंसर बी हो गया, ठीक है। ये देखा, गरुड़ स्तंभ राजस्थान में भी देखा जाता है, यानी यह यहाँ की मूलतः नहीं है, यानी इसके प्रमाण हमें मिलते हैं कब, जब कहते हैं 1567 में जब अकबर द्वारा चित्तौड़ आक्रमण किया गया था तो इस स्तंभ का उपयोग सैनिक शिविरों में प्रकाश के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे प्रकाश की लैंटर्न वगैरह वह रख दी जाती थी, और इसी पत्थर को काट कर, यानी एक ही पत्थर को काट कर बनाया जाता था। और स्तंभ पर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों स्तंभ में गुण है, क्योंकि स्तंभ पर पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हुए एक अभिलेख मिलता है, ठीक है, और यह अभिलेख स्तंभ के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, और इसे गरुड़ ध्वज या फिर गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वो झारखंड में अचानक ही 100 सूरों की मृत्यु हो गई थी। तो जो हमारा जो अफ्रीकन जो स्वाइन फ्लू चल रहा है उससे संबंधित थी, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, इसका जो हमने पहले देख लिया था, 2-3 बार क्वेश्चन को देख लिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये कहता है जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू एक वायरस आधारित बीमारी है, यानी कि विषाणु आधारित। तो जो अफ्रीकी सूरों की बुखार की खोज, यानी इसकी जो अफ्रीकी सूरों में जो ये बुखार था इसकी खोज कब की गई थी, 1921 में की गई थी, ठीक है। और ये कहाँ पे, अफ्रीका के केन्या में पाया गया, जो कि हाल ही में आयोजित यूरोपीय सूरों में भी उच्च मृत्यु दर पैदा करने वाली एक बीमारी है, ठीक है। तो ये यूरोप में भी यानी सूरों के अंदर पाई जाती है, और यह अभी हमारे तो भारत के अंदर भी इसके काफ़ी केस पाए गए हैं, क्योंकि सूरों के अंदर ये बीमारी है तो ये सूरों से इंसानों में फैल सकती है, इंसानों को भी यानी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बीमारी है वह एक संचरण निरंतर बीमारी है, ठीक है, यानी ये एक सूर से दूसरे सूर में भी हो सकती है, और इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। ये दे रखा जिसमें इसका कोई भी टीका आज करें टीका मजबूत यानी उपलब्ध नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगला दे रखा है जो HBCL है, जो हमारी जो हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड है, तो उसके बारे में दे रखा है भी उसने लगभग 10,156 करोड़ रुपए का घाटा यानी यानी उनको घाटा हुआ है। वैसे हमारे लिए ये आंकड़ा कोई यानी वैसे है तो गलत ही बात, जैसे भी हमारी जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वह घाटे में चल रही हैं, ठीक है। तो ये एक नुकसानदायक बात ये है हमारे लिए, मगर फिर भी जो हमारी जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह हमारी हो जाती है ये जो हमारी जो HPSCL है वह किस प्रकार की कंपनी है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, अगर किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दे दिया जाता है तो उस कंपनी को निम्न में से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वह नए उपकरण लगाने के लिए पूंजीगत खर्च नए यानी इसमें कोई भी अधिकतम वित्तीय सीमा से मुक्त होता है, यानी अगर कि उस कंपनी को वित्तीय यानी नए उपकरण लगाने हैं या अपने विकास के लिए अधिक वित्त उपलब्ध कराना है उसके लिए वह स्वतंत्र है, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं तो इनको पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो अगर ये वह नवरत्न कंपनी घोषित कर दी जाती है तो उसको अधिक राशि के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, ठीक है। अगला कहता है जो बोर्ड सहित अन्य निर्देशक के पदों को सृजन और समापन करने हेतु स्वतंत्र होता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि जो बोर्ड है उसको छोड़ करके, ठीक है, बोर्ड को छोड़ करके बाकी जो छोटे निर्देशक होते हैं उनके जो पद है उसका सृजन कर सकती है और उनको समाप्त भी कर सकती है, ये पार्ट देती है, जबकि बोर्ड का सृजन सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल एक, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। बाकी ये दे रखा इसके में यानी जो नवरत्न कंपनियां होती हैं वह यानी वस्तु खरीदने व पुराने उपकरणों के स्थान पर नए उपकरण लगाने के लिए पूंजीगत खर्च व इसके लिए कोई अधिकतम वित्तीय सीमा भी नहीं रह गई, भी आप कितना भी खर्च कर सकते हो, ठीक है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाना और सामरिक साझेदारी पर कायम करना, ठीक है। ये आपने यानी जो साझेदारी बस यही दे रखा है भी, यानी खरीदी गई किसी अन्य प्रौद्योगिकी व जानकारी प्राप्त करना, संगठनात्मक पूर्णतः यानी पुनर्गठन और भारत और विदेशी और नए कार्यालय खोलना, यानी विदेश में भी
अपने कार्यालय खोलने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, बोर्ड स्तर, ये देखा, बोर्ड स्तर के निर्देशकों के से नीचे के पदों के सृजन व समापन के हेतु स्वतंत्र होती है। इन सार्वजनिक उद्यमों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का मानव संसाधन प्रबंधन के मामले में अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन अधिकार करता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ये स्वदेशी पूंजी, ये लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्वदेशी पूंजी बाजार में पूंजी उठाना व अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेना। ठीक है, यानी स्वदेशी जो पूंजी होती है वह स्वतंत्र रूप से आप लोन ले सकते हो विदेश यानी स्वदेश से थे, मगर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अगर आपको लोन लेना है तो फिर आपको प्रशासनिक मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से या आर्थिक कार्य विभाग से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, आप इसके लिए स्वतंत्र नहीं होते हो। ठीक है, आपको अगर विदेश से लोन लेना है तो आपको उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्या है, भारत और विदेशों में संयुक्त वित्तीय उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करना। ठीक है, ये बस यही दे रखा है भी, जो यानी विदेश के अंदर जो नए उनके उससे जो एक नई शाखा स्थापित करनी है तो उसके लिए भी आपको कई यानी आपकी जो सीमा है वह यानी आप सीमा से परे होते हो, भी ज़्यादा सीमा नहीं होती, आपको कुछ सीमा छोड़कर आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगला जो न्यूज़ थी वह थी हमारी खाद्य सुरक्षा पर भारी पड़ेगा पूर्वी राज्यों का मानसून। जो हमारा अभी मानसून चल रहा है तो उसमें अब जो खरीफ की फसल अभी जो बोई जा रही है उससे संबंधित है। ठीक है, क्योंकि ये जो मौसम अभी ठीक ठाक यानी जो काफ़ी बारिश अच्छी हो रही है तो इससे हम जो धान की कृषि है वह अच्छी होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जो पूर्वी राज्य है हमारे उनकी जो कितनी लगभग कितनी हमारी 40% कह सके या 37.8% के आसपास जो है इनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, खरीफ की फसल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ की फसलों को पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम खरीफ की फसल अभी बोएंगे, जब ये पकेंगे तो इनके लिए थोड़ी हुमस प्रकार की जो यानी जो गर्म होगा थोड़ा सा और थोड़ी हुमस होगी, उस प्रकार का जो तापमान होगा उसमें हम इसके जो पकने की जो यानी जो टाइम होता है वह सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है, जूट मुख्यतः खरीफ की फसल है, ये भी कथन भी सत्य है, यानी जूट है वह खरीफ की फसल है। जो कहाँ पे ज़्यादातर कहाँ पे हमारे ध्यान दें, डेल्टा क्षेत्र में होती है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ये काफ़ी मात्रा में होती है। ठीक है, और जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, ये बांग्लादेश करता है, भारत दूसरे नंबर पर है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा, सी। ठीक है, ये दे रखा भी भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जो कम जून और जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर के आसपास काटे जाते हैं। ठीक है, इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान, आर्द्रता और पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, ललकी दालें, ये सारे के सारे क्या हैं, ये खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, एक थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अभी जो घमासान जारी है, यानी इनके बीच में तो लगभग हमेशा ही युद्ध चलता रहता है थोड़े थोड़े समय के बाद। तो इसमें 15 जनों की मृत्यु, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये होता है इजराइल कहाँ पर स्थित है और फिलिस्तीन उसका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। क्योंकि मैथ से यूपीएससी क्वेश्चन 100% पूछती है, यानी लगभग हर साल पूछती है, सिर्फ एक दो बस यानी 2021 में नहीं पूछा था और शायद 20 में नहीं पूछा था, उसके बाद में 21 अभी जो 22 था उसके अंदर भी था। ठीक है, तो मैप से क्वेश्चन 100% बनता है, आपका पूरा पूरा बनता है। तो पूछा गया भूमध्य सागर से कौन सी सीमा साझा नहीं करता है, तो यह कौन सा है हमारा, इराक। एक इराक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। बाकी ये जो चारों देश है जिसके अंदर इजराइल है, लेबनान है, सीरिया और टर्की है, चारों के चारों भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो एक दो तीन, ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा सी आंसर। ठीक है, तो ये रहा मैप, इसमें देख लेते हैं, ये हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर के साथ में ये रहा हमारा इजराइल के याद है लेबनान के याद सीरिया के यहाँ टर्की। ठीक है, ये चारों इसको बाउंड्री टच करते हैं, जबकि जो इराक है वे इस साइड है। ठीक है, इराक यहाँ पर क्योंकि यहाँ ही बंद हो जाता है तो यहाँ पर यानी जॉर्डन आ जाता है, तो इसकी वजह से ये भूमध्य सागर को टच नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगली जो न्यूज़ थी ये एक पीली ब्याह पक्षी है उसके बारे में थी। ठीक है, जो ये पक्षी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में ऐसे पक्षियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 में भी पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, ये किसके लिए विख्यात है, ये जो पक्षी है वे ज़्यादातर अपने घोंसले बनाने हैं, यानी घोंसले की जो तकनीक है उसके लिए काफ़ी यानी विख्यात है, यानी इनके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ इनके बारे में दे रखा है, देख लेते हैं क्या है अभी। जो ब्याह पक्षी वैज्ञानिक नाम कौन क्या है इनका नाम है पालिसर मैगोनस, इनका जो वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, ये अलग अलग रंग की होती है, ये एक रंग की नहीं होती।
ठीक है। जो बयां पक्षी एक यानी ऐसा पक्षी होता है जो हर साल अपना एक नया घोंसला बनाता है, ठीक है, और इसका घोंसला इतना मजबूत होता है कि वह हवा और पानी से जो आप हमारी जो तूफान आएंगे या जो आंधी आएंगे उनसे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये किस प्रकार के घोंसले बनाते हैं, जैसे ये जो हमारा टहनी है तो टहनी के इस प्रकार से लटकन हिसाब से ये घोंसले बनाते हैं। और ये अपने घोंसलों के अंदर क्या करते हैं भी जो जो जैसे लाइट के लिए और सजाने के लिए उनको जुगनू का उपयोग करते हैं। जैसे जुगनू को हमें पता है भी जब जो उड़ते हैं तो उनसे क्या होती है, लाइट जलती है, यानी लाइट सा प्रतीत होता है हमें, तो वह उनको सजाने के लिए इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये अफ्रीका और भारत के अंदर भी, एशिया के अंदर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पीली बयान चिड़िया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग रंग की होती है तो पीली की ये जरूरी नहीं है, जो लाल यानी अलग अलग रंग की ये होती है, लाल की भी होती है और ये भूरे रंग की भी होती है। तो ये कहते हैं इंजीनियरिंग पद्धति के पर निर्माण घोंसले के व्याख्यात है, यानी इंजीनियरिंग पद्धति मतलब इनके जो घोंसले होते हैं लगभग एक समान ही होते हैं और पास पास में होते हैं और ये ज़्यादातर समूह में रहना पसंद करती है, ठीक है। दूसरा देखा जो बयां मछली है आयुष्यन की संकट मुक्त प्रजातियों में, यानी अभी इसकी संख्या जो काफ़ी है, यानी एक संकट ग्रस्त यानी संकट रूपी यानी संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। तो इसका जो दूसरा कथन भी है सत्य। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन दोनों ही सही कथन है, तो आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। जो बयान होते हैं जो बयान जो हमारी जो पक्षी होती है की तरह, पक्षियों की तरह, किसकी तरह, गोरियों की पक्षियों की तरह एक प्रजाति है जो गोरियों की तरह मनुष्य के घरों में न रहकर पेड़ों पर टहनियों पर यानी टहनियों में लटाए यानी लटका हुआ होता है, यानी इनका जो घोंसला होता है वह लटका होता है और सुंदर घोंसला बनाकर रखती हैं। और यह समूह में रहना पसंद करती हैं क्योंकि इनकी वजह से इनके बच्चों को परभक्षियों की सुरक्षा प्रदान होती है, ठीक है। अगला दे रखा है भी पौधों को सामान्य रोगों से बचाने के लिए जीन की खोज हुई है, ठीक है, जिससे पौधों को जो है बीमारियां लग जाती है उनको बचाने के लिए नए जीन की एक खोज हुई है, ठीक है। जैसे हमारे जो पौधे होते हैं इसके जो फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है या वातावरण से संबंधित किसी प्रकार के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे बचाने के लिए काफ़ी ये फायदेमंद होगा। इसके अंदर बताया गया है भी इस जो पौधों के लिए जो खतरनाक जो हमारे जो रोग होते हैं जिसके अंदर जैसे एरवीनिया हो गया, ठीक है, फुजियम हो गया, बेट्रोसिस ग्रे और फंगस के अच्छे बैक्टीरियल जो बीमारियां हैं उनसे बचाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एरवीनिया जो एंटोबाइट यानी एंट्रोबैक्ट्रिक बैक्टीरिया का एक जीन्स है जो मुख्यतः पौधोजनक प्राणियों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, ठीक है। अगला दे रखा है अल्टरनेमी जो कि जैसे अल्टरनेमिया एक फफूंद है जिसमें पक्षियों के पर भूरे रंग का एक गोला का जो हमारी जो पत्तियां होती हैं उस पर एक भूरे रंग का धब्बा सा बन जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा कथन भी क्या है, सत्य है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, सी, ठीक है। ये देखा जो एरवेनिया जो हमने दे रखा, जो एरवेनिया एट्रोबोटिक्स बैक्टीरिया का ही एक जीन्स है जो जिससे ज़्यादातर पौधे यानी जो पौधा जनित रोगजनक प्राणी है जिन्हें हम प्रसिद्ध पौधे जिसमें रोग वैज्ञानिक एरवेना फिंगस स्मिथ के नाम पर रखा गया था, ठीक है। ये हमने देखा जो अल्टरमेनिया एक फफूंद होता है जिससे रोग पत्तियों पर भूरे रंग के गोलेकार धब्बे से बन जाते हैं और पूरी पत्ती पर भी यह फैल जाता है और यह यानी पौधों को आकर खराब कर देता है, ठीक है। एक ये जो न्यूज़ आर्टिकल था जिसने हमने कल देखा था जो चुनावी रेवड़ियों के बारे में कहा गया भी चुनाव में जो लोक लुभावनी जो लोक लुभावन के जो लेक्चर यानी जो भाषण दिए जाते हैं लोगों को लुभाने के लिए उन पे जो चुनाव आयोग ने जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक थे, वित्त मंत्रालय थे और नीति आयोग थे और चुनाव आयोग को इस बारे में कहा था भी आपको इसके लिए अच्छे से कानून बनाना चाहिए। तो इसी के बारे में कह रखा है भी इसमें कुछ ये कहा भी ठीक है भी इसके लिए एक तो हमें कुछ पर्टिकुलर नियम बना देना चाहिए भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसके अंदर हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कहा गया है भी अर्थव्यवस्था में हम मानते हैं भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब्सिडीज या इन चीज़ की आवश्यकता है मगर इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना चाहिए। बस इसी के बारे में देखते जैसे किसानों का कर्ज माफ़ी से लोक लुभावन कहा जाता है, हर चुनाव में कहा जाता है किसानों की जो कर्ज है उनको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार की इसके अंदर बात की गई, ज़्यादातर इसको मान लो जोड़ा गया तो आप इससे आपको अंदर 2-4 पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप आंसर राइटिंग में करते हैं तो, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।